हेलो एवरीवन। तो पिछले बार में हमने देखा था कि कैसे हमारे हीरो को उसके मास्टर उसके 18 साल कंप्लीट होने पर उसे वहां से बाहर निकाल देते हैं ताकि वो अपनी वाइफ यानी कि प्रिंसेस से मिल सके और अपनी पावर को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। अपने घर से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात मिंगवे यानी कि प्रिंसेस से हो जाती है, जो कि अपने फादर को बचाने के लिए जड़ी बूटियां लेने आई थी। और उसे ढूंढते ढूंढते उसके यहाँ के जनरल गार्ड्स हमारे हीरो के पीछे पड़ जाते हैं। ये भाई को बचाने के लिए प्रिंसेस मिंगवे ना चाहते हुए भी अपने गार्ड्स के साथ वापस चली जाती है। अब ये भाई को मिंगवे को बचाना था, जिसके लिए उसे सेंट्रल सिटी जाना है। तो वो क्या करता है, ली फैमिली के पास पहुंच जाता है, जहां पर फैंटम बीस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में पूरे शहर को हॉन्ट कर रहे थे। तो सिटी लॉर्ड अनाउंस करते हैं कि जो भी उन फैंटम बीस्ट को मारेगा उसे एंशिएंट रून में जाने का मौका मिलेगा, जहाँ पर काफी रेयर ट्रेजर है। और वहाँ पर जाने के बाद जब वो बंदा पावरफुल होकर आएगा तो उसे सेंट्रल सिटी जाने को मिलेगा। अब हमारे हीरो को वहीं जाना था, तो वो इस बाउंड्री में पार्टिसिपेट कर लेता है, लेकिन अननोइंगली वो ली फैमिली के साजिश का शिकार हो गया था, जहाँ फैंटम बीस्ट को मारने के बावजूद भी ली फैमिली उसे ट्रैप कर लेती है झूठे इल्जाम में फंसाकर, जहाँ उसके साथ उसकी मुंह बोली सिस्टर ज़ूकी भी फंस जाती है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जैसे ही यहाँ पर ली क्वांग उन दोनों की हेल्प के लिए आता है, उसके फादर और उसका भाई उसे वहाँ से ले जाते हैं। लेकिन हमारा हीरो अपने आप ही अपनी की पावर का यूज करके ज़ूकी के साथ बाहर निकल चुका था उस अंडरग्राउंड ट्रैप से। तब तक वहाँ पर सिटी लॉर्ड और लियाओ भी आ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक से उस ट्रैप से बाहर कैसे निकला, जबकि उन्होंने तो इसकी की पावर को ब्लॉक कर लिया था। पर थोड़ी ही देर में सिटी लॉर्ड समझ जाते हैं कि इस लड़के की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा यूनिक है, इसी वजह से वो अब इसे और हल्के में नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि मैं तुझे चांस से मार दूंगा। ये सुनना था कि लियाओ उस पर हमला करने लगता है, लेकिन हमारे हीरो ने बड़े आराम से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। जिस तरह का ये अटैक हमारे हीरो ने किया था, उससे सिटी लॉर्ड तुरंत समझ जाते हैं कि वो असल में स्वॉर्ड किंग रियाल्म पर है। ये जानकारी तो दोनों की हैरानी सातवें आसमान पर पहुंच जाती है। लियाओ भी लाइक ऐसा कैसे हो सकता है, सबसे ज्यादा यंगेस्ट स्वॉर्ड किंग तो हमारी सिटी में मौजूद है ना, इसकी तो एज भी ज्यादा नहीं है, वो तो अपनी 20s में था। और ये पर हमारा हीरो ये भाई उनके सामने और ज्यादा शो ऑफ करते हुए कहता है कि तुम्हें तो अभी तक ये पता लगा है कि मैं स्वॉर्ड किंग रियाल्म पर हूँ, तो इतना हैरान हो गए। अगर तुम्हें ये पता चले कि मैं कुछ ही दिनों में ब्रेक थ्रू करके स्वॉर्ड गॉड रियाल्म पर पहुंचने वाला हूँ, तो फिर तुम क्या करोगे। अब सिटी लॉर्ड ये जानकर कि ये कुछ दिनों में और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो समझ जाते हैं कि फिर उनकी सिटी में कोई भी इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो अभी ही इस सांप को रास्ते से हटाने का ट्राई करने लगते हैं, उसके साथ 1-to-1 बैटल करते हैं। जहाँ ज़ूकी को तो पता था कि उसके बिग ब्रो आराम से जीत जाएंगे, तो वो तो खुल के चेयर कर रही थी। पर ये भाई को बिजी देखकर लियाओ सोचता है कि क्यों ना इस लड़की को बंद कर लिया जाए, क्योंकि उसे वो पसंद आ गई थी। पर वो जैसे इसका ट्राई करता है, हमारे हीरो ने धमकी देते हुए कहा था कि याद रख, मैं एक साथ तुम दोनों बाप बेटे को निपटा सकता हूँ, तो अगर तूने कुछ गलत सोचा तो तेरी खैर नहीं। ये धमकी सुनकर तो बेचारा सच में पीछे हट जाता है। वहाँ सिटी लॉर्ड फाइट स्टार्ट करने से पहले वन लास्ट टाइम हमारे हीरो को चांस देते हैं कि वो ली फैमिली का दामाद बन जाए, क्योंकि वो इतने अच्छे जीनियस को अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहता था ताकि अपनी रेपुटेशन बढ़ा सके। पर ये भाई मना करते हुए स्नेक स्पिरिट से उस पर हमला करना शुरू कर देता है। सिटी लॉर्ड भी अपनी पूरी ताकत असुरा ब्लड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते हमारे हीरो ने मल्टीपल स्वॉर्ड फ्लैशेस लगा दिए थे। वो तो हैरान थे कि ये लड़का एक बार में इतनी तेजी से अटैक कैसे कर पा रहा है। पहले तो हमारा हीरो ये भाई बस 7 टायर टेक्निक का यूज कर रहा था, लेकिन जब सिटी लॉर्ड उसे उकसाते हैं तो फिर वो अपने मैजेस्टी स्टेज की पावर दिखाना शुरू कर देता है। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर इंसान अपनी कल्टीवेशन और अपनी स्वॉर्ड की पावर को मर्ज करके अच्छे से यूज कर सकता है। इस बारे में हमारी ज़ूकी को ली क्वांग से पता चलता है, जो कि अब हमारे हीरो का और भी ज्यादा फैन बन चुका था, क्योंकि मैजेस्टी स्टेज पर पहुंचना तो हर स्वॉर्ड कल्टीवेटर का सपना है। उसे तो हमारे ये भाई में अपना रोल मॉडल दिखने लग जाता है। पता चलता है कि मैजेस्टी स्टेज के भी 3 रियाल्म होते हैं, जबकि उसके फादर तो बिगिनर पे हैं और हमारा हीरो एडवांस पर। फिर क्या था, ये बात सुनने के बाद सिटी लॉर्ड की ईगो पर लग जाती है और वो अपनी डिमोनिक पावर अनलिश करते हुए कहते हैं कि इसे अभी बताता हूँ। और फिर वो काफी जबरदस्त हमले करते हुए हमारे हीरो को आसमान से जमीन पर पटक देते हैं। अब तो सिटी लॉर्ड ने इतना अच्छा कमबैक किया था कि उनके पावर की वजह से हमारा ली भाई काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और ये देखकर ज़ूकी को गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि अगर मेरे दादाजी यहाँ पर होते ना, फिर इसे बताती कि अपने से छोटे को बुली करना कैसा लगता है। उन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी कि आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर कौन जीतेगा। तभी हमारा हीरो एक चीज नोटिस करता है, और वो ये कि इतने सालों से वो ब्रेक थ्रू इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसने कभी खुद को पुश नहीं किया। इतनी हार्ड और इतनी इंटेंसिव फाइट कभी नहीं लड़ी, और इसी वजह से शायद इसके पास अच्छा चांस है ये जानने का कि आखिर वो ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, जिससे सिटी लॉर्ड जमीन पर आ गिरते हैं। और ये भाई को पता था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तो वो फटाफट ज़ूकी को लेता है और वहाँ से रवाना हो जाता है। सिटी लॉर्ड ने अपने सारे गार्ड्स को उसके पीछे लगा दिया था। वहीं हमारा हीरो जैसे ही पैलेस से बाहर निकलने की ट्राई करता है, दरवाजे बंद हो चुके थे, तो वो अपने दोस्त जियाओ सिंह को बुलाता है और वो लोग उड़ के वहाँ से जंगल तक पहुँच जाते हैं। ये भाई की हालत फाइट की वजह से काफी खराब हो चुकी
थी तो वो फटाफट हीलिंग शुरू कर चुका था। वहीं उसे खुद को हील होते हुए रात से सुबह हो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो ज़ूकी बेसब्री से उसके उठने का वेट कर रही थी ताकि वो ज़ियाओजिंग की सवारी कर सके। तो फिर क्या था, वो दोनों अब वहाँ से सीधा रॉयल सिटी जाने वाले थे ताकि वो ली फैमिली की शिकायत कर सके। इधर सारे जनरल्स गार्ड्स मिलकर हमारे ये बाई की तलाश कर रहे थे। सुबह होने तक उन्हें हमारे ये बाई के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो जब इस बारे में सिटी लॉर्ड को खबर लगती है तो वो उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं क्योंकि उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था कि इस तरीके से उनका शिकार उनके हाथ से निकल गया। हालांकि अब तक ली क्वांग भी गायब था। तो इस बात का फायदा उठाते हुए लियाओ अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे लगता है कि ली क्वांग ने उन्हें भगाया होगा, तो क्यों ना हम पहुंचकर ली क्वांग को जान से मार दे ताकि उससे ये बाई का ठिकाना मिल सके। अपने फादर की हाँ होने पर वो फटाफट से फ्लाइंग बीस्ट को लेकर पहुंच जाता है ली क्वांग के पास, जो बेचारा स्वॉर्ड गॉड बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए अपने घर से भाग रहा था। तभी लियाओ वहाँ पहुंचकर उसे जान से मारने की धमकी देता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे मरने के बाद मेरी सिटी लॉर्ड की पोजीशन हमेशा हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगी। ली क्वांग के कहने पर कि उसे सिटी लॉर्ड की पोजीशन से कोई मतलब नहीं, वो दोबारा पैलेस नहीं लौटेगा, वो तब भी नहीं मानता, बल्कि उसने तो बिना उसे कुछ कहे उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। काफी सारे सोल्जर्स मिलकर उस पर हमला करते हुए उसे घायल कर देते हैं और अब वो इससे पहले कि उसे जान से मारता तभी वहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है और वो एक ही अटैक में सबसे पहले तो सभी गार्ड्स को निपटाता है जो कि ये सोच रहे थे कि कितने पावरफुल बंदे से पाला पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ लियाओ को दिखाते हैं पत्ते की तरह कांपना शुरू कर चुका था। इससे पहले कि वो वहाँ से भागता हमारा हीरो ये भाई सबसे पहले तो उसके बीस्ट को जान से मारता है, उसके बाद उसे ट्रैप कर देता है। वो बेचारा तो अपनी जान बचाने के लिए हमारे हीरो को अलग अलग तरीके के डील ऑफर कर रहा था। ये भाई समझ गया था कि इससे बहादुर तो ली क्वांग है। अब वो उसने सारा मैटर ली क्वांग पर छोड़ दिया था कि तुम जो चाहो इसके साथ कर सकते हो। वो कहता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता बल्कि इसे पनिश करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे क्रिपल कर दो, यानी कि इसकी सारी कल्टीवेशन पावर को डिस्ट्रॉय कर दो। अब वो बेचारा तो सदमे में आ गया था, पर इससे पहले कि वो उसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करता वहाँ पर सिटी लॉर्ड आते हैं जो कि लियाओ को बचाने के लिए ली क्वांग से कहते हैं कि अगर तुम हमारी फैमिली में नहीं रहना चाहते तो आज से मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। और रहा सवाल लियाओ का, तो अपने छोटे भाई को जान से मारने का ट्राई करने पर मैं उसे 10 साल की सजा देता हूँ कि वो अकेले जाकर कल्टीवेशन करेगा और 10 साल के बाद जब वो आकर तुम्हारे साथ फाइट करेगा और फाइट को जीतेगा तभी वो सिटी लॉर्ड बन पाएगा। लियाओ को अपनी सजा मंजूर थी, लेकिन ली क्वांग कहता है कि उसे इस फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना और ये वो काफी गुस्से में और सच्चे दिल के साथ कह रहा था कि उसे बस स्वॉर्ड गॉड बनना है और कुछ नहीं। उसने अपने स्वॉर्ड के साथ इतना अच्छा कनेक्शन बिल्ड कर दिया था कि उसके ऐसा कहते ही उसकी स्वॉर्ड भी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देती है। ये देखकर ये भाई बताता है कि उसके मास्टर ने कहा था कि अगर कोई कल्टीवेटर अपनी स्वॉर्ड के साथ इस तरीके का कनेक्शन बिल्ड कर ले तो उसे स्वॉर्ड गॉड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपने बेटे का ये टैलेंट देखने के बाद फाइनली सिटी लॉर्ड को ये रियलाइज हो जाता है कि उन्होंने ली क्वांग को कितना अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन अब वो उसे अपनी फैमिली में नहीं रख सकते क्योंकि उसने अब पूरा मूड बना लिया था ली फैमिली को छोड़कर आगे बढ़ने का। तो वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हुए उसे वहाँ से जाने को कह देते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमारे ये भाई को उसके जीत के अनुसार वो टोकन भी पकड़ा दिया था जो उसे रॉयल सिटी में एंटर होने में हेल्प करेगा, साथ ही एंशिएंट रून में जाने के लिए भी अलाउ करेगा। वैसे तो वो ये टोकन अपने बेटे को पकड़ाते हुए कहते हैं कि एक साथ काफी सारे लोग इस टोकन के जरिए रॉयल सिटी में एंटर हो सकते हैं, तो तुम सभी साथ में जा सकते हो। सिटी लॉर्ड के वहाँ से जाने के बाद ली क्वांग इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था कि बेहोश हो जाता है। वो लोग उसके होश में आने पर वहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे थे। वैसे तो होश में आते ही ली क्वांग जाने से मना कर देता है, लेकिन फिर ज़ूकी उसे बताती है कि तुम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तुम्हें पता है एंशिएंट रून में जाकर कल्टीवेशन करने पर तुम 10 सालों में जितना प्रोग्रेस नहीं कर सकते उतना 1 साल में कर लोगे। ये सुनकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमें रॉयल सिटी का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इतने दिनों के बाद हमें मिंगवे को दिखाते हैं। वो अपने फादर को मनाने का ट्राई कर रही थी कि वो किसी और को पसंद करती है इसलिए किसी और से शादी नहीं कर सकती, पर उसके फादर कहते हैं कि जिससे मैं तुम्हारी शादी करा रहा हूँ उसका नाम यिंगोंग है और वो स्वॉर्ड गॉड का बेटा है। वो जियांग डायनेस्टी का सबसे यंगेस्ट स्वॉर्ड गॉड बनेगा। तुम्हें लगता है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस करूंगा? वो जल्द ही स्वॉर्ड गॉड रियल्म को ब्रेक थ्रू कर लेगा, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा और इसके अलावा वो तुमसे प्यार करता है। पर फिर भी मिंगवे तैयार नहीं हो रही थी, तो ये देखकर उसके फादर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं, ये कहते हुए कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके फादर को लगता है कि अगर मिंगवे यिंगयोंग से शादी करेगी तो हो सकता है कि वो एक लेजेंडरी फीमेल स्वॉर्ड गॉड बन जाए, जिससे उनकी जियांग डायनेस्टी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब ये देखने के बाद मिंगवे अपने फादर को कन्विंस करने के लिए कहती है कि क्या हो अगर मैं एक ऐसे पर्सन को ढूंढ के लाऊं जो ऑलरेडी स्वॉर्ड गॉड हो, तो क्या आप उसकी शादी मुझसे करेंगे? उसके फादर मना नहीं करते बल्कि एक शर्त रखते हैं कि हाँ तभी अगर जब वो तुबा को हरा सके जो कि ऑलरेडी स्वॉर्ड गॉड बन चुका होगा। मिंगवे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो तुबा को पक्का हरा देगा और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड गॉड बनेगा। उसके फादर ये देखकर हैरान थे कि उनकी बेटी ने पहले ही ऐसा लड़का ढूंढ लिया।
अब इसके बाद हमें सीधा यिंग योंग को दिखाते हैं, जिसने अपने खबरियों को चारों तरफ फैला दिया था। जब जनरल ने आकर उसे रिपोर्ट दी थी हमारे ये भाई के बारे में, वो तब से ही उस पर नजर रख रहा है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करा रहा है। अब तक उसे अपने इन्वेस्टिगेशन से ये खबर मिल चुकी थी कि हमारा ये भाई ऑलमोस्ट 17 सिटीज को कंप्लीट करने के बाद फाइनली रॉयल सिटी पहुंचने वाला है। इतना ही नहीं, उसके पास तो एंशिएंट रूइन में जाने का टोकन भी मौजूद है। फिलहाल वो ब्रेक थ्रू करके 7th रैंक का स्वॉर्ड किंग बन चुका है, तो ऐसे में उसे रोकना भी मुश्किल होगा। यिंग योंग को उसकी तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि ये पकड़ो मेरा टोकन और उसे जान से मार दो, रास्ते में जो भी आए उसे भी निपटा देना। मैं नहीं चाहता कि वो रॉयल सिटी पहुंचे। उसका तो दिल करा था कि वो ये भाई को अपने हाथों से मारे, लेकिन फिलहाल के लिए वो बस इतना ही कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हमें ये भाई को दिखाते हैं, जिससे जब ज़ूकी ये पूछती है कि हम ज़ाओ जिंग का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं रॉयल सिटी जाने के लिए, ये भाई बताता है कि ज़ाओ जिंग एक डीमन बीस्ट है, उसके बारे में अगर किसी को खबर लगी तो वो उसे मार देंगे और फिर उनके आने की खबर जिन्हें पता नहीं भी चलनी चाहिए उन्हें भी हो जाएगी। ज़ूकी समझ जाती है और फिर वो लोग डिनर कंप्लीट करते हैं, जिसके बाद हमारा ली क्वांग और ये भाई आपस में फाइट करके स्वॉर्ड टेक्निक्स एक्सचेंज करने वाले थे। 7th रैंक का स्वॉर्ड कल्टीवेटर होने की वजह से ये भाई ली क्वांग के साथ फाइट करता तो वो उसे आराम से हरा देता, इसलिए वो 4th रैंक की टेक्निक यूज करने लगता है। 4th रैंक की स्वॉर्ड टेक्निक्स भी ली क्वांग पर भारी पड़ रही थी। यहाँ पर बीच बीच में फाइट करते हुए हमारा ये भाई उसे उसके मिस्टेक्स भी पॉइंट आउट कराता है, साथ ही वो लकड़ी की स्वॉर्ड यूज करके अटैक करा था। देखने को मिलता है कि फाइट के दौरान ही ली क्वांग ने काफी इम्प्रूव कर लिया था, लेकिन फिर भी वो हमारे हीरो से हार जाता है, जिसकी वजह से वो काफी निराश था। तभी ज़ूकी आती है और उसे बताती है कि मैजेस्टी स्टेज पहुंचने की वजह से वो फर्स्ट स्टेज पर है और उसकी स्वॉर्ड उसके साथ अच्छे से रिदम कंप्लीट करना चाहती है, और ये फ्लो मेंटेन करने की वजह से उसकी की पावर इम्बैलेंस हो रही है और वो अटैक अच्छे से नहीं कर पा रहा। इसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब वो सीख जाएगा तो उसके अटैक और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे। जब हमारा हीरो ज़ूकी को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता देखता है तो वो भी हैरान था कि आखिर छोटी सी लड़की तुम्हें इतनी सारी चीजों के बारे में कैसे पता। अब तो मैं क्यूरियस हो रहा हूँ कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। ज़ूकी मजाक में फिलहाल के लिए इस बात को टाल देती है। वहीं दूसरी तरफ ये भाई ली याओ से पूछता है कि हम जल्दी ही रॉयल सिटी पहुंच जाएंगे, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा। ली याओ का कहना था कि एंशिएंट रूइन पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्हें बैम्बू स्वॉर्ड फॉरेस्ट जाना चाहिए। उस जगह के बारे में ये भाई को नहीं पता था, तो ली याओ बताता है कि हो सकता है कि लास्ट स्वॉर्ड मैन के सारे रिमेन्स वहीं पर मौजूद हो, क्योंकि अपने मरने से पहले और गायब होने से पहले वो वहीं पर मौजूद थे। ये भाई का कहना था कि इतने सालों में तो किसी ने उस इनहेरिटेंस को हासिल भी कर लिया होगा, पर ली याओ बताता है कि वो स्वॉर्ड किंग बहुत ज्यादा पावरफुल थे। स्वॉर्ड गॉड बनने से पहले ही वो वहाँ से गायब हो गए और उनके इनहेरिटेंस को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहले क्राइटेरिया तो यही है कि तुम्हें अच्छे दिल का मालिक होना है, दूसरा सबसे पावरफुल होना है, और तीसरा तुम्हारी स्वॉर्ड इंटेंट और स्पिरिचुअल इंटेंट एक साथ मर्ज होनी चाहिए। इतने सारे क्राइटेरिया को सुनने के बाद तो अब हमारे हीरो को भी इंटरेस्ट आ गया था, तो वो कहता है कि ठीक है सबसे पहले वहीं चलते हैं। इसके बाद हमें बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग अंदर जाने के लिए लाइन लगाकर खड़े थे, क्योंकि उन्हें बहुत बार जाने के बाद भी एंट्री नहीं मिली थी। पता चलता है कि कुछ लोग तो 10-15 सालों से ट्राई कर रहे हैं उस इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए। उनके लिए तो ये सपना बन चुका है। अभी फिलहाल के लिए किसी को भी एंट्री नहीं मिल रही, क्योंकि पता चलता है कि स्टार किंग की बेटी अंदर गई हुई है, जिसने 2 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं। इतना ही नहीं, उसे 8 सेगमेंट स्वॉर्ड बोन नाम की एक काफी अच्छी टेक्निक भी मिल चुकी है। इसी बात से वो लोग अंदाजा लगा रहे थे कि शायद अगर स्वॉर्ड किंग की पावर को कोई इनहेरिट कर सकता है तो वो सिर्फ यही लड़की होगी। उनकी बातों को इग्नोर करते हुए हमारा हीरो और उसकी टीम स्वॉर्ड गेट के बाहर पहुंच चुके थे, पर वहाँ पर कुछ गार्ड्स उनका रास्ता रोककर कहते हैं कि जब तक अंदर गए हुए लोग बाहर नहीं आते तब तक बाहर वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात रूल्स के खिलाफ थी, तो ली याओ इसके बारे में उनसे शिकायत करने लगता है, पर वो लोग बताते हैं कि ये स्ट्रिक्ट रूल बनाया है उनकी यंग लेडी ने, जो कि ज़ाओ चन के साथ अंदर गई हुई है। उसने ऑलरेडी 2 रियाल्म कंप्लीट कर लिए, इसीलिए वो जब तक ट्रायल कंप्लीट करके बाहर नहीं आती तब तक किसी भी आउटसाइडर को अंदर जाने का मौका नहीं मिलेगा। ये देखकर तो ज़ूकी को गुस्सा आ रहा था कि कैसे डोमिनेट कर रहे हैं, पर ये भाई का कहना था कि इतनी दूर आए हैं तो अंदर भी जरूर जाएंगे, पर वो गार्ड्स कहते हैं कि इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वो जैसे ही हमारे ये भाई पर अटैक करते हैं वो 21 स्लैश में उनको ढेर कर देता है और उसके बाद सीधा अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक गार्डियन स्पिरिट उनका स्वागत करती है और उनको अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ पर हमारे हीरो ये भाई के सामने एक स्वॉर्ड मैन आते हैं और उन स्वॉर्ड मैन के स्पिरिट आते ही हमारे हीरो से एक सवाल करती है कि ये बताओ कि तुमने स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनने का रास्ता क्यों चूज किया और तुम्हारे लिए स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना क्या है। हमारा हीरो जवाब देता है कि इविल को मिटाना, अच्छाई को और ज्यादा बढ़ाना, कमजोरों की हेल्प करना और साथ ही अपना बेस्ट देना। उसकी बातों से वो स्वॉर्ड किंग काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। इसके बाद वो कहते हैं कि बताओ स्वॉर्ड इंटेंट तो इविल भी होती है ना, स्वॉर्ड एक डेडली वेपन है तो वो अच्छाई के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकती है। पर हमारे हीरो का कहना था कि अगर स्वॉर्ड इंटेंट उसे यूज करने वाला बंदा अगर अच्छा हो तो वो अच्छाई के लिए यूज करेगा और अगर बुरा हो तो बुराई के लिए यूज करेगा। उसका जवाब हमारे स्वॉर्ड किंग को काफी अच्छा लगता है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं और तभी वो फॉरेस्ट गार्डियन वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और उसके
उसके बाकी दोस्त भी आ गए थे, जिन्हें वो कांग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने हर ट्रायल को पास कर लिया। अब ट्रायल पास करने के बाद उन्हें 100 ईयर पुराना बैम्बू दिया जाता है, जो कि उनके सोल के पास रखने पर उनके सोल को नरिश करेगा। वो तीनों इसे देखकर खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद ओल्ड मैन उन्हें आगे कुछ बताते वो वहाँ से निकल जाते हैं। ओल्ड मैन भी लाइक, अरे सेकंड ट्रायल में मैं तुम्हें भेजूंगा, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। और वो तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहाँ पर उनके स्वॉर्डमैनशिप के टैलेंट की जांच होने वाली थी। टेलीपोर्ट होने के बाद ज़ूकी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी। वो कहती है कि मैं नहीं डरती, मेरे पास एक्सट्रीम टैलेंट है। और फिर ट्रायल होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर मल्टीपल स्वॉर्ड उसके ऊपर थ्रो हो चुके थे। पहले तो वो मजाक समझ रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सीरियस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लियाओ को दिखाते हैं, वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुक सकता था, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस ट्रायल को पास करने लग जाता है, जो कि उसके लेवल के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई था। वहीं हमें ये बाई को दिखाते हैं, उसके लिए तो ये ट्रायल बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया गया था, क्योंकि स्वॉर्ड उसकी सोल को चेस कर रहे थे। वो थोड़ी ही देर में पता लगा लेता है कि ये 9 स्वॉर्ड बैम्बू फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से टारगेट को लॉक कर दिया जाता है और चारों तरफ से उस पर इनविजिबल हमले होने लगते हैं। हमें उन दोनों को भी दिखाते हैं, जिनकी वजह से गार्ड हमारे ये भाई और उसकी टीम को अंदर नहीं आने दे रहे थे। लड़की का नाम ये यान था और लड़के का नाम जाओचन। यहाँ पर जाओचन हमारी ये यान से कहता है कि अगर मैं इस ट्रायल को पास कर लूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो तो मना कर देती है, ये कहते हुए कि साथ में बड़े होने की वजह से मैं तुम्हें भाई की नजर से देखते आ रही हूँ। तभी सेकंड ट्रायल को पास करते हुए हमारी ज़ूकी भी वहाँ पहुँच जाती है, जो कि जाते ही सीधा ये यान से कहती है कि आप तो कितनी सुंदर है, आपकी जोड़ी मेरे बिग ब्रो के साथ बहुत अच्छी लगेगी, वो भी बहुत हैंडसम और पावरफुल है। ज़ूकी ने अपने भाई की बहुत तारीफ कर दी थी, जिससे तो बिना ये भाई से मिले ये यान को वो अच्छा लगने लग जाता है। तभी वहाँ लियाओ पहुँच गया था, उसने भी सेकंड ट्रायल को पास कर लिया था, हालांकि उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। ये यान पूछती है कि क्या ये वही ब्रो है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। वो कहती है कि नहीं, वो अभी आ रहे हैं। जाओ चैन को तो इस पर और इसके भाई पर दोनों पर ही गुस्सा आ रहा था। वो ये भाई की बेइज्जती करते हुए कहता है कि आखिर उसे सेकंड ट्रायल पास करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्या वो इतना पावरफुल है भी जितना तुमने बताया, अगर है तो मैं उससे पर्सनली मिलना चाहता हूँ। ज़ूकी भी लाइक, एक बार मिलो तो सही, पता चल जाएगा, मेरा भाई तुमसे 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर ये भाई को एक्स्ट्रा टाइम इसीलिए भी लग रहा था क्योंकि वो इस फॉर्मेशन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जब फाइनली वो इस फॉर्मेशन को अच्छे से सीख जाता है तो वो उसे कंप्लीट कर लेता है। तभी वहाँ पर स्पिरिट गार्डियन आकर हमारे हीरो को कांग्रेचुलेट करते हुए उसे 500 साल पुराना पर्पल बैम्बू लिक्विड देते हैं। उसके सेकंड ट्रायल पास करने के बाद ये भाई गार्डियन सोल से सवाल करता है कि क्या मेरे साथियों ने ये ट्रायल पास कर लिया। गार्डियन सोल हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, लेकिन उनके पास करने पर मैंने उन्हें बैम्बू फॉरेस्ट लिक्विड की सिर्फ एक ही ड्रॉप दी है। ये भाई के पूछने पर कि ऐसा क्यों, क्योंकि उसे तो पूरी बोतल मिली थी। वो बताते हैं क्योंकि तुमने इस ट्रायल को काफी अच्छे से पास किया है, उस टेक्निक को सीखकर, जो कि यहाँ पर 9th जनरेशन से ऐसे ही फॉलो होती आ रही है। अब वो सीधा थर्ड ट्रायल के बाहर पहुँच गया था, जहाँ पर अपने साथियों को देखकर वो खुश था। वहीं जैसे ही ये यान की नजर उस पर पड़ती है तो वो उसकी खूबसूरती देखकर उसके प्यार में गिर जाती है। ज़ूकी तो उन दोनों की मैच मेकिंग कराने वाली थी, पर इस बात से हमारा हीरो जरा भी खुश नहीं होता। वो तो सीधा आकर ये यान से माफी मांगने लगता है कि ये बच्ची है, इसकी बात को इग्नोर कर दो। पर ये यान का कहना था कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मैं तो इस बात को असली में कंसिडर कर रही हूँ। अगर तुमने सच में स्वॉर्ड गॉड की पावर को इनहेरिट कर लिया तो फिर मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगी। बेचारा हमारा हीरो स्पीचलेस रह जाता है। वही ज़ूकी तो खुश होते हुए कहती है कि फिर तो तुम इस रिश्ते को हाँ समझो, क्योंकि मेरा भाई बहुत ज्यादा पावरफुल है, जल्दी इनहेरिटेंस हासिल कर लेगा। वही ज़ूकी की बात है जाओचन का खून खौला रही थी। वो कहती है कि इग्नोरेंट लड़की, तुम्हें क्या लगता है कि 100 सालों से जिस स्वॉर्ड गॉड की पावर को कोई इनहेरिट नहीं कर पाया उसे तुम्हारा भाई हासिल कर लेगा, वो भी एक ही ट्रायल में। लोगों को सालों साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, कोई मजाक नहीं है। तभी देखते ही देखते ब्रदर ली याओ और हमारा हीरो दोनों ही थर्ड ट्रायल में जाते हैं, जहाँ पर ली याओ को उस इल्यूजन में जाने के बाद पता लगता है कि उसका भाई उसके सामने है, उससे भी ज्यादा पावरफुल बनकर वो उसे जान से मारने आया है। वहीं दूसरी तरफ हमारे ये भाई को और कोई नहीं बल्कि वो जनरल नजर आता है, जो कि उससे मिंगवे को हासिल करना चाहता था। फाइट के दौरान ही हमारे ही भाई को पता लग चुका था कि ये एक इल्यूजन है, बस उसे उसका वीक पॉइंट ढूंढना होगा और साथ ही इस ट्रायल में उसे अपनी कॉम्बैट पावर भी दिखानी होगी। थोड़ी देर के बाद हमें लियाओ को दिखाते हैं, जो कि ट्रायल से बाहर आ चुका था। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट था। इल्यूजन होने के बावजूद भी उसे अपनी बॉडी में पेन फील हो रहा था। ज़ूकी को तो उसकी फिक्र होने लगती है। वो तो पूछ रही थी कि क्या ट्रायल सच में बहुत हार्ड है। वो कहता है कि हाँ। फिर वो सोचती है कि फिर तो ब्रदर को सिर्फ 30 मिनट लगेंगे इसे क्रॉस करने में। अब उसकी ऐसी बातें तो क्लियरली जाओचन का खून खौला रही थी। वो उसके साथ बहस कर रहा था तो ये यान कहती है कि बच्ची के साथ बहस करने से क्या तुम्हें खुशी मिल रही है। वो तो चिढ़ जाता है कि ये यान उसके खिलाफ जा रही है इन दोनों बेवकूफों की वजह से। वही फाइट करते करते हमारे हीरो को काफी वक्त गुजर चुका था और वो समझ आता है कि अगर इस बंदे को हराना है, जो कि हर अटैक के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो उसे उस फॉर्मेशन का यूज करना होगा जो उसने सेकंड ट्रायल में सीखा। बस फिर क्या था, उसका यूज करते ही वो इस बंदे को, जो कि उसके सामने इल्यूजन बन के खड़ा था, उसे जान से मार देता है। और तभी वहाँ पर स्वॉर्ड किंग की सोल आती है, जो कि उसे बताती है कि कांग्रेचुलेशन, उस 9 फॉर्मेशन स्वॉर्ड को हासिल करने के
बाद तुमने फाइनली इस ट्रायल को भी कंप्लीट कर लिया। जब वो हमारे हीरो के फर्स्ट ग्रेड के स्वॉर्ड बोन को देखता है तो वो हैरान रह जाता है। वो कहता है कि अब तक यहाँ पर सिर्फ सेकंड ग्रेड के स्वॉर्ड बोन को देखा है मैंने, इतने हाई रैंक का बंदा यहाँ पर इस तरह से इस कंपटीशन को जीतेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। हालांकि उसे काफी ज्यादा खुशी हो रही थी अपने स्वॉर्ड को हमारे हीरो को देने में, जिसमें उसकी जिंदगी भर की सारी टेक्निक्स पहले से ही मौजूद है। जैसे ही वो स्वॉर्ड ई भाई के हाथों में आती है तभी वो गार्डियन सोल आकर हमारे ये भाई को बताता है कि आज से ये बैम्बू फॉरेस्ट आपको बिलोंग करता है और मैं आपकी कही बातों को फॉलो करूंगा। ये जानकर कि आज से ये टेरिटरी उसकी है, वो कहता है कि क्या ये रॉयल सिटी की नहीं है। गार्डियन सोल बताती है कि नहीं, रॉयल सिटी यहाँ पर अपना क्लेम नहीं कर सकती। अब इस बात का जवाब वो आगे देता उससे पहले कहता है कि आपको वक्त रहते पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको बैम्बू लिक्विड्स और 500 पुराने पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट दिखाता हूँ। अब जब ये आपकी टेरिटरी है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेजर्स कहाँ पर मौजूद है। वहाँ पर पहुँचने के बाद तो ये भाई ये देखकर हैरान था कि पूरा पूल मौजूद है जहाँ पर वो नहा सकता है, जो कि उसके मेरिडियंस को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर देंगे। इधर वो ये खूबसूरत नजारा देख रहा था, वहीं दूसरी तरफ ज़ूकी भी लाइक हम दोनों के पास 2 ड्रॉप मौजूद है, इसे कोई कैसे पी सकता है। और ये सुनकर लियाओ हैरानी के साथ उसे घूरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये बाई को काफी डिस्कस्टेड फील हो रहा था कि इसे कोई कैसे पी सकता है जब ये नहाने के लिए। तो वो कहता है कि एक काम करो, मेरे दोस्तों के लिए 2 बोतल निकाल लो, उसके बाद मैं इसमें नहा लूंगा। हालांकि ये सुनकर ओल्ड मैन को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी कि वो कैसा स्वॉर्ड गॉड है, उसे दूसरों की कितनी फिक्र है। पर बात लेने से पहले उस ओल्ड मैन का कहना था कि सबसे पहले आपने जो इनहेरिटेंस हासिल की है उसे समन तो कर लो। तो उसकी बात सुनने के बाद ये भाई जाता है और उस स्वॉर्ड को अपने सोल के साथ कनेक्ट करने लगता है, जहाँ उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बंदा आ गया था उसके साथ फाइट करने के लिए। उस बंदे को 10,000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड टेक्निक आती थी और ये देखकर ये भाई खुश था। इधर दूसरी तरफ काफी देर हो चुकी थी तो ये यान को साओचन अपने साथ ले जाने लगता है कि पक्का वो बेवकूफ हार गया होगा। ये सुनकर हमारी ज़ूकी को गुस्सा आ जाता है कि तुमने ऐसा सोचा भी कैसे, और फिर वो उसके साथ बहस करने लग जाती है। तभी वहाँ पर ये भाई भी आ चुका था जिसकी बॉडी से काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। ये भाई को ये देखकर गुस्सा आता है कि साओचन उसकी बहन के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो वो उसे माफी मांगने को कहता है। तो उन दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि फाइनली उन लोगों ने लड़ाई स्टार्ट कर दी थी, जहाँ साओचन के हमले को हमारे हीरो ने बड़े आराम से ब्लॉक कर लिया था। और ये देखकर ये यान को उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। इधर ये देखकर कि ये यान हमारी ये भाई से इम्प्रेस हो रही है, जाओ चैन ने देखते ही देखते फाइट को और ज्यादा इंटेंस कर लिया था। लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो ये भाई अभी अभी उसने जो टेक्निक सीखी थी वो उसी का यूज करता है। और ये देखकर ये यान को समझते देर नहीं लगती कि इसने स्वॉर्ड गॉड की पावर को इनहेरिट कर लिया। जाओ चैन अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और साथ ही एम्बेरस भी, तो वो एक जानलेवा हमला हमारे ये भाई की तरफ करता है और उसके बाद एक और पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगता है ताकि वो उसे मार सके। ये यान उसे रुकने को कहती है पर वो इग्नोर कर देता है। और इसी बीच ये भाई सेकंड ट्रायल के दौरान उसने जो 9 फॉर्मेशन स्वॉर्ड टेक्निक सीखी थी उसी का यूज करके उस बंदे को बुरी तरीके से ट्रैप कर देता है। ये यान को तो लग रहा था कि ये भाई उसे जान से मार देगा, पर ये भाई का कहना था कि डोंट वरी, मैं उसे मारूंगा नहीं, लेकिन उसे सबक सिखाना जरूरी है। और ये भाई की बात बिल्कुल सही थी, वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड था और ये यान से नाराज भी, तो उन लोगों पर नखरे दिखाते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद ये भाई उन लोगों को वहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो इस जगह को सील कर दूंगा, अब मैं यहाँ का ओनर हूँ, तो अगर इसे सील नहीं किया तो मेरे पीछे से कोई भी इस पर कब्जा करने की ट्राई करेगा। ये बात पहले से ही ये यान को पता थी क्योंकि उसके फादर जनरल चीफ थे। वो कहती है कि उन्हें जैसे ही पता लगेगा कि कोई भी जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करता उसने इस जगह को ऑब्टेन किया है तो वो इस पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। अगर तुम मेरे साथ रहो तो शायद तुम इस चीज से बच जाओ। ये यान की बात में दम था और इसी बारे में ये वही सोच विचार करने लगता है। अब जैसे ही लियाओ इस बारे में सुनता है तो वो हैरान होते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम ये यान हो, यानी कि स्टार किंग की वो बेटी जिसकी राइवल प्रिंसेस यांग मिंगयू है। ये इतनी ज्यादा घमंडी थी कि बेचारी लियाओ के मुंह पर उसे बेइज्जत करते हुए कहती है कि तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन अफसोस मुझे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं। अब ये देखकर तो ये भाई भी पीछे नहीं हटता, वो भी उसे कह देता है कि मुझे भी आप में इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ से जा सकती हैं। हमारी ज़ूकी को बहुत बुरा लगता है कि ये तो इतनी ज्यादा सुंदर है, फिर आपको इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं है। ये भाई अपनी सिस्टर को प्यार से समझाता है कि इसका सुंदरता से कोई लेना देना नहीं, मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ और उसका नाम मिंगवे है। सुनकर बेचारे ये यान को बुरा तो काफी लगता है कि अपने राइवल के हाथों फिर से हार गई। तो वो पूछती है कि तुम्हें वो पसंद क्यों आई। ये भाई ये कहकर उसे चुप करा देता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहता। वो मुझे पसंद करती है, मैं उसे पसंद करता हूँ, इतना काफी है। बेचारी अपना छोटा सा मुंह लेकर वहाँ से जल्दी बनती है, ये कहते हुए कि अगर कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मेरा नाम तो पता ही होगा ना। उसके वहाँ से जाने के बाद हमारा ये भाई काफी एक्साइटेड होकर अपने दोस्तों को बताता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, और फिर उनको लेकर बैम्बू स्प्रिंग पहुँच जाता है। वो जगह देखकर हमारा लियाओ काफी खुश था, पर वहीं ज़ूकी को दिखाते हैं। वो तो स्प्रिंग में जाने से
उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि ब्रदर लियाओ को इसकी बहुत जरूरत है। मेरा क्या, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। पर ये भाई के बहुत ज्यादा समझाने पर कि ये वाटर तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा एनहेंस कर देगा, तुम्हें ट्राई करना चाहिए। अपने भाई की बात कैसे टालती, कूद जाती है। उसके कूदने पर बाकी दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसके पास 10 सेगमेंट स्वॉर्ड बोन है, जो कि 10 लाख कल्टीवेटर्स में से किसी एक के पास होती है। और इसी वजह से ये छोटी लड़की इतनी कॉन्फिडेंट है। और उसने सही कहा था, ये स्प्रिंग वाटर उसके लिए ज्यादा काम की नहीं है, क्योंकि ये स्वॉर्ड बॉन ही अपने आप में बहुत खास है। वो जब बाहर आती है पानी से तो हमारा ये भाई उससे पूछता है कि क्या अब तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील करोगी। वो फिर से मजाक में डालते हुए कहती है कि बिग ब्रो, मैं आपको हर्ट नहीं करूंगी, आप बस इस बात का ध्यान रखना कि मुझे अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाना, क्योंकि मैं बहुत ही वीक हूँ। ये देखकर कि ज़ुकी अभी भी कंफर्टेबल नहीं है, हमारा ये भाई उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता, बल्कि वो लियाओ को कहता है कि जाओ, जाकर तुम भी स्पिरिचुअल वाटर का मजा लो। वहीं जब लियाओ स्प्रिंग वाटर में जाता है तो उसे पता लगता है कि वो फाइनली 6 सेगमेंट स्वॉर्ड बोन हासिल कर चुका है। और इसका सारा क्रेडिट वो ये भाई को दे रहा था कि बिग ब्रो, आपको मुझसे कुछ भी चाहिए हो ना तो मांग लेना, मैं आपको रिपे जरूर करूंगा। पर ये भाई का कहना था कि उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास इससे भी अच्छा काम है जो तुम दोनों कर सकते हो। वो ये है कि मैं तुम दोनों को इनहेरिटेंस की सारी पावर सिखाऊंगा, टेक्निक्स भी, और उसे तुम लोगों को अच्छे से सीखना है। ज़ुकी अपने भाई को मना करते हुए कहती है कि बिग ब्रो, वो आपको इतनी मेहनत से मिली है तो आप दूसरों में क्यों बांट रहे हैं, खैरात थोड़ी है। पर ये भाई का कहना था कि छोटी लड़की, ये इनहेरिटेंस बहुत ज्यादा खास है, अगर सिर्फ मुझे पता होगा तो इसके खोने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अगर ज्यादा लोगों को पता होगा तो इसे फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाना इजी हो जाएगा। उसकी बात में दम था तो वो दोनों तैयार हो जाते हैं। लियाओ भी लाइक, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा इसे सीखने में। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में हमारी प्यारी मिंगवे को दिखाते हैं, जो कल्टीवेट कर रही थी, फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेती है और 6 टायर टेक्निक सीख चुकी थी। वहाँ पर उससे मिलने के लिए ये यान भी पहुँचती है, जो कि काफी दिनों के बाद उससे मिलने आई थी। उन दोनों के आपस में बात करने की वजह से हमें पता लगता है कि मिंगवे ऑलरेडी 9th लेवल की स्वॉर्ड बोन के साथ पैदा हुई थी, इसी वजह से वो काफी जल्दी प्रोग्रेस कर रही है। अगर वो इसी स्पीड से करती रही तो जल्दी ही स्वॉर्ड किंग रियाल्म पर पहुंच जाएगी। वैसे यहाँ पर ये यानो से पूछती है कि तुम्हारी शादी तो यिंग योंग से होने वाली है ना, पर वो साफ साफ बता देती है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तो ऑलरेडी किसी और को पसंद करती हूँ। ये कंफर्म होते ही वो उससे पूछती है कि क्या तुम ये बाई को जानती हो। ये बाई का नाम सुनते ही तो मिंगवे खुशी से कूद पड़ती है कि क्या तुम्हारी मुलाकात उससे हुई। ये यान बता देती है कि हाँ, इसका मतलब वो सही था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम्हें पता है जाओ चैन के साथ उसकी फाइट हो गई थी, उन दोनों के बीच में काफी इंटेंस फाइट होने वाली थी। ये सुनकर तो मिंगवे पैनिक करते हुए कहती है कि कहाँ है वो, जाओ चैन की तो मैं उसकी खैर नहीं। तभी ये यान चुपके से उसे ये बाई का पता बता देती है। दूसरी तरफ जाओ चैन को दिखाते हैं, वो ये योंग के साथ चाय पीते पीते ये बाई के बारे में ही बात करने लगता है कि कैसे उसके साथ उसकी फाइट हुई थी। बातों बातों में जब दोनों को पता लगता है कि उनका एनिमी एक ही है तो फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि साथ में जाकर उसे सबक सिखाएंगे। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें जाओ चैन को और ये योंग को दिखाते हैं, जो कि अपनी सेना लेकर पहुंच जाते हैं बैम्बू फॉरेस्ट के बाहर। पता चलता है कि यिंग योंग और कोई नहीं बल्कि वही जनरल है जिसकी पहले हमारे हीरो के साथ झड़प हो चुकी है। लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर सोचने लगते हैं कि पता नहीं ये बड़ी सेना किसको निपटाने के लिए यहाँ पर पहुंची है। तभी वहाँ पर हमारा हीरो भी अपनी टीम के साथ पहुँचता है। ज़ुकी तो उस जनरल को देखकर उस पर भड़कना शुरू कर देती है, किसकी देखो मेरे बड़े भाई को धमका रहा है। उसे भड़कता देखकर ये भाई उसे शांत कराते हुए कहता है कि छोटी बहना, ये मैटर मुझे संभालने दो। और फिर वो उन लोगों से कहता है कि ये मेरी टेरिटरी है, जल्दी से जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। पर उस जनरल यिंग योंग का कहना था कि तुझे क्या लगता है स्वॉर्ड गॉड के जाने के बाद अब ये जगह किसकी है, किंग की। हमारी इतनी बड़ी आर्मी से तुझे क्या लगता है कि तू अकेला भिड़ेगा। ये बोलकर अपनी आर्मी को आगे कर देता है फाइट करने के लिए। पर ये भाई उन्हें धमकी देते हुए कह रहा था कि इससे एक कदम भी आगे बढ़ाना तो सभी को एक ही स्लैश में ढेर कर दूंगा। सारे गार्ड्स डर जाते हैं, लेकिन फिर यिंग योंग के भड़काने पर वो एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिनसे और कोई नहीं बल्कि हमारा लियाओ निपटता है। हमारे ये भाई की वजह से अब वो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स में काफी अच्छा हो चुका था, तो देखते ही देखते उसने काफी अच्छी टेक्निक्स का यूज करते हुए उन सारे गार्ड्स को ढेर कर दिया। ज़ुकी पहली बार उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि ब्रदर लियाओ, आपने तो कमाल कर दिया। पर लियाओ को पता था कि अभी वो खुशियां नहीं मना सकता, क्योंकि उसे तो स्वॉर्ड गॉड बनना है और अभी जर्नी बहुत लंबी है। इधर ये देखने के बाद वो दोनों हमारे ये भाई की और ज्यादा बुराई करते हुए कहते हैं कि देखो किसी और के भरोसे बैठा है, वरना तो ये एक चींटी है हमारे सामने। ये कहते हुए हमारे हीरो के साथ फाइट शुरू कर देता है, जहाँ दोनों ही एक दूसरे को काफी जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। उन दोनों की फाइट शुरू ही हुई थी कि तभी वहाँ पर ये यान और हमारी ही मिंगवे पहुँच जाती है। मिंगवे चाहती थी कि वो इस फाइट को जल्द से जल्द रोक दे, पर वहाँ पर ये यान उसे समझाती है कि देखो ये दोनों ही तुमसे प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए फाइट कर रहे हैं। ये जगह ये भाई की है और उसने अभी अभी स्वॉर्ड गॉड के इनहेरिटेंस हासिल किए हैं, तो उसे अपनी ताकत और पावर शो करने दो। अगर वो यिंग योंग को हरा देता है तो कल से उसके सामने कोई भी खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा और इस तरह से ये कंफर्म हो जाएगा कि वो तुम्हारे लिए वर्थी है, शादी करने के लायक। ये सुनकर तो मिंगवे शर्माते हुए कह रही थी कि आप मुझे छेड़ो मत। मिंगवे को भी ये यान की बातों में थोड़ा दम लग रहा था, तो वो भी वहाँ खड़े खड़े ये देखने लगती है, हालांकि उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। यहाँ दूसरी तरफ फाइट करते हुए दोनों ही एक दूसरे को एडमायर करने लगते हैं। दोनों को ये लग रहा था कि
सामने वाली पार्टी बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। तभी ऑडियंस की बातों से यहाँ पर ट्यूबा यानी यिंग योंग को पता लगता है कि हमारे ये भाई ने स्वॉर्ड गॉड की पावर इनहेरिट की है। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास एक काफी अच्छा चांस है, मैं तुम्हें अपना डेप्यूटी बनाऊंगा, तुम्हें पैसे और ताकत की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो तुम इस ऑफर के बारे में क्या सोचते हो, मुझे बताओ। जाओ चैन भी मजाकिया अंदाज में उसे कन्विंस करने का ट्राई कर रहा था, पर ये भाई भी लाइक किसी देश का सेनापति बनने में कौन सी खुशी मिलेगी, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अनलिमिटेड ट्रेजर और काफी सारे माउंटेन का किंग बना दूंगा। उन्हें ये मजाक लगता है तो उनकी बातें सुनकर वो दोनों जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। उसकी बातें सुनकर तो ये यान को भी हंसी आ जाती है कि कितना मजाकिया है ये लड़का, पर मिंगवे कहती है कि नहीं वो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सारी चीजें आंखों से देखी है। अब ये जानकर ये यान और ज्यादा हैरान होती है कि ये दोनों एक दूसरे की टेरिटरी भी देख चुके हैं। इससे पहले की फाइट और ज्यादा कंटिन्यू होती तभी वहाँ मिंगवे आ जाती है और उसे देखकर सभी गार्ड उसे बो करने लगते हैं और हमारा हीरो उस शर्मा जाता है। यहाँ पर जनरल काफी कोशिश करता है कि वो हमारे हीरो को फंसा सके झूठे इल्जाम में कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। ये चुका किंग के अंडर आती है, लेकिन मिंगवे के रहते वो ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। बेचारा दांत पीसते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद तो ये यान हमारे ये भाई से कहती है कि बताओ प्रिंसेस पहली बार यहाँ पर आई है, तुम अपने इस पैलेस को नहीं दिखाओगे। वो उसे पूरे बैम्बू फॉरेस्ट का टूर करा रहा था, जबकि काफी ज्यादा ऑकवर्डली वो स्माइल कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। उन दोनों की ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए ज़ूकी उन्हें चाय पर ले जाती है। वहाँ पर वो दोनों बात करते हैं कि उन्हें एंशिएंट रून्स में जाकर काफी और ट्रेजर्स पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस बारे में ये भाई का कहना था कि उसे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए, पर फिर मिंगवे के समझाने पर वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे और भी ज्यादा पावरफुल होना था। अब नेक्स्ट सीन में हमारी मिंगवे से मिलने उसके फादर आते हैं, जिन्हें की यिंग योंग ने सब कुछ बता दिया था। तो यहाँ पर मिंगवे को यिंग योंग पर काफी गुस्सा आता है। उसके फादर तो उसका बाहर निकलना ही बंद कराने वाले थे, उसे चुपचाप यिंग योंग से शादी करने को कहते हैं। पर मिंगवे बहुत ज्यादा चालाक थी, वो बड़े ही आराम से अपने फादर को एक डील करने को रेडी कर लेती है, जिस डील का मतलब ये था कि हमारा हीरो एंशिएंट रूइंस में जाएगा और जाने के बाद मिंगवे और वो पावरफुल हो जाएंगे। अगर वो दोनों स्वॉर्ड गॉड बन गए तो मिंगवे को हमारी यिंग योंग से शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रही तो वो चुपचाप यिंग योंग से शादी कर लेगी। उसके फादर का कहना था कि एंशिएंट रून्स उनके अंडर आता है और वहाँ से कौन पावरफुल बन के निकलेगा और कौन नहीं ये चीज वो डिसाइड करेंगे, तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तो वो तो फटाफट हाँ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हमारे हीरो को दिखाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल से प्रैक्टिस कर रहा था क्योंकि उसे और स्ट्रॉन्ग बनना था। ज़ूकी और लियाओ ये देखकर हैरान थे कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो इतनी हार्ड वर्क कर रहा है। पर हमारे हीरो का कहना था कि चाहे तुम दुनिया में कितने ही पावरफुल क्यों ना बन जाओ, कोई ना कोई तुमसे 4 कदम आगे निकलेगा और तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे मौके के लिए तुम्हें पहले से ही खुद को प्रिपेयर करते रहना होगा ताकि तुम पीछे ना रह जाओ। और ये चीज कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी बहुत अच्छे से लागू होती है। तो इसलिए लाइफ में कभी भी ये सोचकर रुकना मत कि तुम्हें बहुत कुछ आता है, बल्कि कुछ न कुछ नया सीखते रहना, ताकि अगर कभी ऐसे इंसान से मुलाकात हुई जिसे बहुत कुछ पता हो तो उसमें भी सबसे आगे तुम रहो। रूइंस में जाने का वक्त हो गया था, तो वो लोग ज़ूकी को पीछे छोड़कर जाने वाले थे, पर वो तो एक रट जिद लगा लेती है कि मुझे आप लोगों के साथ जाना है। अब उसने तो इन दोनों को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, तो ना चाहते हुए भी इन दोनों को इसे अपने साथ ले जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ किंग की तरफ से एक साजिश देखने को मिलती है। उन्होंने एंशिएंट रून में जाने के लिए बाकी सारे कल्टिवेटर्स को भी ये चैलेंज दे दिया था कि जो भी जाकर स्वॉर्ड गॉड के रिमेन्स हासिल करेगा उसे क्रिस्टल मिलेगा। हेवनली क्रिस्टल हासिल करने के लिए काफी सारे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए किंग के पास पहुंचते हैं। जब हमारा हीरो वहां पहुंचता है तो उसे देखने को मिलता है कि कंपटीशन बढ़ चुका है, वो भी किंग की वजह से। पर इस बात से वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता। रून्स के दरवाजे ओपन होने से पहले ही वहां पर एक पर्सन आता है जो कि उन्हें रूल समझा रहा था। तभी वहां ज़ूकी को पार्टिसिपेट करता देखकर बाकी सारे लोग उसे टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि ये तो एक बच्ची है, आखिर वो क्रिस्टल हासिल करने के लिए रून्स में कैसे एंटर हो सकती है। अब किंग को भी ये बात गलत लग रही थी, लेकिन उसने फैंटम डीमन को मारा था जो कि उसकी क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है। तो रूल्स तो ब्रेक नहीं हो पा रहे थे, इसी वजह से ऑफिशियली वो लोग कुछ नहीं कर पाते, बल्कि हमारी ज़ूकी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पर तभी हमारा हीरो आकर सामने से उसकी गारंटी लेते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो बच्ची है, तो अगर उसे कुछ भी होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आप लोगों पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। हालांकि ये देखकर हमारी ज़ूकी की ईगो हर्ट हो जाती है और वो कमांडर को चैलेंज करते हुए कहती है कि तुम्हें तो मैं रून्स में हराऊंगी। बाकी सारे लोग उसकी ये बोल्डनेस देखकर हैरान थे कि देखो कमांडर को चैलेंज कर रही है। पर उनकी बातों से तो ज़ूकी मैडम और गुस्सा होते हुए कहती है कि ठीक है, यहीं के यहीं फाइट करके देख लेते हैं कि मैं किसको चैलेंज कर सकती हूँ और किसको नहीं। जिसको भी लगता है कि मैं बच्ची हूँ वो आकर मुझसे लड़कर देख ले। किंग भी इस मौके का फायदा उठाते हुए कहते हैं कि ठीक है, जो भी इस लड़की को हराएगा वो रून्स में एंटर होगा, जो नहीं हराएगा वो नहीं एंटर होगा। तो चैलेंज करने से पहले सोच लेना। तो ये देखकर एक बंदा सामने आता है और हमारी ज़ूकी उसे एक पंच में ही ढेर कर देती है। वहाँ पर ली कुआंग और ली मई भी गए थे। ली कुआंग का दिल था कि वो जाकर इस लड़की का घमंड तोड़े, लेकिन ली मई उसे शांत कराती है कि फिलहाल हमारा फोकस इनहेरिटेंस पर होना चाहिए, न कि इस लड़की पर। हमारी ज़ूकी ने देखते ही देखते काफी सारे कल्टिवेटर्स को हरा दिया था। ये देखकर किंग
किंग उसके टैलेंट से इतना इम्प्रेस होते हैं कि उसे अपनी अडॉप्टेड डॉटर घोषित कर देते हैं और ये कह देते हैं कि आज से मेरी बेटी के बाद तुम दूसरी प्रिंसेस हो। पर ज़ूकी मैडम के तो अलग ही तेवर थे। वो कहती है कि अडॉप्टेड डॉटर बनने के बाद मुझे कौन कौन से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। किंग उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो भी बेनिफिट्स मिंगवे को मिलेंगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेंगे। वो तो खुश होते हुए उसे अपना फादर मान लेती है और फटाफट मिंगवे के पास पहुंच जाती है। ये सब देखकर यिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा रुन्स के अंदर एंटर होने के बाद ये बई पर उतारने वाला था। सारे कैंडिडेट्स के वहाँ आने के बाद किंग के ऑर्डर्स पर सभी लोगों को कैरेज में बिठाकर रुन्स के बाहर पहुंचा दिया जाता है। फॉर्मेशन ओवर करके उन्हें वहाँ पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि वहाँ पर तुम्हें बहुत सारे बीस्ट भी देखने को मिलेंगे, तो अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखना। बीस्ट के बारे में सुनकर बाकी सारे कल्टीवेटर्स परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी यिंग उनकी गारंटी लेते हुए कहता है कि तुम लोगों को मैं प्रोटेक्ट करूंगा, बदले में तुम्हें सारे इनहेरिटेंस ढूंढकर मुझे देने हैं और फिर मैं उन्हें बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, जिसके लिए वो सारे मान जाते हैं। पर हमारी प्रिंसेस मिंगवे नहीं मानती, बल्कि वो तो हमारे हीरो को ज्वाइन करने वाली थी। पर यिंग और जाओ चन उसे कन्विंस करने लगते हैं कि प्रिंसेस आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती, क्या पता वो आपको कहीं फंसा दे। पर उनकी बातों से मिंगवे गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम हमारे हीरो ये बई के बारे में जानते ही कितना हो, वो मेरा एक सेवियर है। सेवियर वर्ड सुनकर तो ये बई को बुरा लगता है कि बस सेवियर, लेकिन फिलहाल के लिए वो इस मैटर पर ज्यादा सोचने का ना डिसाइड करता है। इधर मिंगवे ने हमारे हीरो के साथ जाने का डिसाइड कर लिया था, तो कोई भी उसके डिसीजन को चेंज नहीं कर पाता। अब प्रिंसेस होने की वजह से मिंगवे को काफी सारे हिडन डिटेल्स मालूम थे, तो वो अपने पास एक मैप निकालती है और उन्हें बताती है कि हम इस मैप को फॉलो करके सबसे पहले स्वॉर्ड गॉड के इनहेरिटेंस के पास जाएंगे। वो वन आर्म स्वॉर्ड गॉड थे, जिनके इनहेरिट को हासिल करने के लिए पास में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। आगे बढ़ते हुए वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहाँ पर काफी सारे जंगली बीस्ट हमला करना शुरू कर देते हैं। ये यन भी उन्हें ज्वाइन कर चुकी थी। इससे पहले कि वो लोग अटैक करते, हमारा हीरो उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुको, देखने दो, क्या पता ये फ्रेंडली हो और बस हमसे डरकर हमला कर रहा हो। तो वो जाकर हाय हेलो करने लगता है, पर वो बीस्ट उसे जवाब देते हुए उस पर हमला कर रहा था कि मैं तुझे खा जाऊंगा। अब उसके 2-4 बार अटैक करने के बाद हमारा ये भाई उसे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तू नहीं रुका तो फिर मैं भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। अब तक ये दोनों लड़कियां यही सोच रही थी कि ये कितनी देर तक उसके साथ चिट चैट करेगा, पर तभी हमारे हीरो का भी सब्र जवाब दे चुका था, क्योंकि वो मंकी बहुत ज्यादा बदमाश था। वो तो हमारे हीरो को जान से मारने का ट्राई करता है। तो ये भाई ने सोच लिया कि वो इसे सबक सिखाए बिना नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्रेंडली मंकी नहीं है। और फिर वो जो उसकी कुटाई लगाता है ना, इसे देखकर तो ये यान बहुत एंजॉय करती है। बेचारा मंकी ये भाई की कुटाई खा खा के वहीं पर ढेर हो चुका था और ये भाई भी लाइक चलो यहाँ से चलते हैं, ये मंकी बिल्कुल भी दोस्ती के लायक नहीं है। इसके बाद वो लोग जंगल को क्रॉस करते हुए रुइंस के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर खंडर जैसी जगह पर लियो के पहुंचने पर उसे काफी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड इंटेंट फील होता है। हालांकि ऐसा कुछ बाकियों को महसूस नहीं हो रहा था। ये यान तो इस बारे में बोल भी देती है कि मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन लियो का कहना था कि उसे यहाँ पर कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अब वो इस स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करके कल्टीवेशन करने वाला था। तो ये भाई कहता है कि ठीक है, फिर तुम आगे चलो, हम तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए पीछे रहेंगे। पर वो उन लोगों को वहाँ से जाने को कह देता है, क्योंकि उसे ये मामला पूरी तरह से खुद हैंडल करना था, उसे आगे बढ़ना था। उसका कहना है कि एक दिन मैं स्वॉर्ड गॉड बनूंगा, तो ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से मुझे खुद ही डील करना सीखना होगा। अगर तुम ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहे तो फिर मैं कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद ये भाई अच्छे से समझ गया था, तो वो ग्रुप के साथ वहाँ से निकल जाता है। उनके वहाँ से जाते ही हम एक पोजेस सोल को दिखाते हैं, जो कि काफी बुरी तरीके से डेमोनिक पावर रिलीज करते हुए ली याओ की तरफ बढ़ने लगती है। ली याओ भी अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स के साथ पूरी तरह से तैयार था, तो वो उसे देखते ही उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। हालांकि उस सोल्जर्स के साथ फाइट करते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से इंजरीज हो रही थी, पर उसके डिटर्मिनेशन को देखने के बाद ये भाई समझ गया था कि ये लड़का इस मामले को खुद ही संभाल लेगा। जहाँ आगे बढ़ने पर उन्हें 7 स्वॉर्ड स्टोन वाले टेबल नजर आते हैं। वहाँ पर मौजूद ऑडियंस इस बारे में बात करी थी कि जो कोई भी स्वॉर्ड किंग लेवल पर पहुंच गया है, वो यहाँ पर मौजूद एक एक पत्थर की टेक्निक्स को सीखेगा। जब वो एक बार में 7 स्टोन की टेक्निक सीख जाएगा, तो फिर उसे स्वॉर्ड गॉड बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है, हर कोई 5वें और 6ठे स्टील पर जाकर रुक जाता है। उस जगह पर पहले से ही जाओ जैन और यिंग योंग के लोग मौजूद थे, जो कि ऑलरेडी स्टील की टेक्निक्स को ट्राई करते करते 6ठे स्टील तक पहुंच चुके थे। प्रिंसेस और ये यान को वहाँ देखकर वो दोनों ही खुश हो जाते हैं, जिन्होंने इस प्रोसेस को करना शुरू कर दिया था। पहले स्टील पर जाते ही उन लोगों ने बड़े आराम से उसकी टेक्निक मास्टर कर ली थी। धीरे धीरे वो लोग 3rd स्टील तक पहुंच जाते हैं और ये देखकर ऑडियंस भी लाइक ये प्रिंसेस है ना, इसी वजह से इनके लिए प्रोसेस और भी ज्यादा इजी हो जाता है। पर उसी बीच हमारी ज़ूकी भी हमारे हीरो से कहती है कि आपको भी ट्राई करना चाहिए। वैसे उसे ये दोनों लड़कियां काफी पावरफुल और सुंदर लग रही थी, वो तो कहती है कि दोनों से शादी कर लो। पर हमारा ये भाई उसे चुप करा देता है, क्योंकि उसकी फैंटेसी काफी दूर तक जा रही थी। अब उन दोनों लड़कियों ने टेक्निक मास्टर करते करते 5th स्टील क्रॉस कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो 6ठे के पास पहुंचती है, उसका स्वॉर्ड इंटेंट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो लोग उस पिलर के पास जा ही नहीं पाते। वो काफी स्ट्रांगली उन्हें खुद से दूर पुश करता जा रहा था और इसी वजह से वो हार मानकर वहाँ से वापस लौट जाते हैं। हालांकि खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल कहने वाला यिंग योंग भी 7वें पत्थर के पास जाकर रुक जाता है, क्योंकि वो उसे अपना टेक्निक नहीं देती, तो बेचारे को उल्टी मुंह की खानी पड़ती है और वापस आना पड़ता है। उन लोगों को वापस आता देखकर उन्हें लगता है कि कोई
कोई भी इस टेक्निक को हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी ज़ूकी हमारे ये भाई से कहती है कि क्यों ना ब्रो आप चेक करो, मुझे पूरी गारंटी है कि आप आराम से सारी टेक्निक मास्टर कर लेंगे। ये देखकर ये भाई भी लाइक तुम्हें तो मुझ पे इतना भरोसा है जितना मुझे खुद पर नहीं है। और फिर ज़ूकी के काफी ज्यादा पुश करने पर वो फाइनली चला जाता है, जहाँ वो काफी जल्दी टेक्निक सीख रहा था। ये देखकर तो ऑडियंस भी हैरान थी कि इतनी जल्दी आज से पहले उन्होंने किसी को टेक्निक मास्टर करते हुए नहीं देखा। ये भाई के लिए 3 स्टोन क्रॉस करना मानो बच्चों का खेल हो। चौथे स्टोन के पास जाकर उसे पता लगता है कि उस स्टील के अंदर सोल चेजिंग 7 स्वॉर्ड टेक्निक मौजूद है, जो कि खुद में ही काफी पावरफुल स्किल है। उसे मास्टर करने में तो उसे कुछ सेकंड्स लगते हैं। ये यान जो कि 5th स्टील से वापस आ गई थी, वो तो कहती है कि अगर ये इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो छठे तक तो पलक झपकते ही पहुंच जाएगा। और ये देखकर मिंगवे भी लाइक छठे तक, मुझे तो लगता है कि 7वां भी क्रॉस कर लेगा। ये देखकर तो यिंग योंग का खून खौल रहा था। वो कहता है कि इसको जल्द से जल्द जान से मारना होगा, क्योंकि उसने इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कराई तो उसे पता चला कि ये लड़का जिसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से गायब है, इतने सालों से एक ओल्ड मैन के पास रहकर ही कल्टीवेशन कर रहा था। अब तो यिंग योंग को इसके बारे में जानना और भी ज्यादा जरूरी लग रहा था कि आखिर ये है कौन, इसका ओरिजिन क्या है। वही दूसरी तरफ ये भाई को दिखाते हैं, वो तो बड़े आराम से 7वें स्टील तक भी पहुंच जाता है और उसकी टेक्निक सीखने लगता है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वहाँ तक अब तक कोई भी नहीं पहुंच पाया था, तो सभी लोग यही सोच रहे थे कि ये लड़का मॉन्स्टर है क्या। वही हमारा हीरो याद करने लगता है कि कैसे उसके ओल्ड मास्टर ने उसकी कितनी कड़ी ट्रेनिंग करवाई थी, यहाँ तक कि उसके हाथ पर कर्ज भी लगा लिया था, ताकि वो उसके कल्टीवेटर बनने से पहले ये चेक कर सके कि ये लड़का सच में डिटरमाइंड है भी या नहीं। पर उसने अच्छे से चेक कर लिया था कि हमारा हीरो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि काफी ज्यादा टॉर्चर करने के बाद भी उसे स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना था अपने अपनों को बचाने के लिए। तो अभी जब वो स्वॉर्ड टेक्निक सीख रहा था तो उसे काफी पेन हो रहा था, क्योंकि उस पर स्वॉर्ड अटैक्स हो रहे थे, जिन्हें झेलते हुए वो कहता है कि आप मुझे रोक नहीं सकते। पर ये देखकर कि वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, यिंग यांग और जाओ चैन का खून खौल रहा था। उनका दिल कर रहा था कि वो सबके सामने से जान से मार दे, लेकिन उनके पास कोई सपोर्ट नहीं था और कोई पैटर्न नहीं था कि उसे कैसे मारे। दूसरी तरफ ये यान को दिखाते हैं, जो कि यिंग को देखकर अपना दिल जला रही थी, ये सोचते हुए कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है लेकिन ऑलरेडी किसी और का है। अब जैसे ही हमारा हीरो लास्ट स्टील के पास पहुंचता है तो उसका बैरियर उसे भी अंदर एंटर नहीं होने दे रहा था, तो वो उसके वीक स्पॉट पर अटैक करता है, जिसे उसे अंदर जाने का मौका मिल गया था। और ये देखकर जाओ चैन को उस पर अटैक करने का मौका मिल जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंशिएंट चीजों को खराब करने की। पर इससे पहले कि वो उस स्टील के पास पहुंचता, उसका स्वॉर्ड इंटेंट ही उसे उठाकर दूर फेंक चुका था। हमारे हीरो ने सारी टेक्निक सीख ली थी। ये देखकर उसके दुश्मन दांत पीसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते। पर ज़ूकी उनके बहुत मजे लेती है और ये देखकर बाकी दोनों लड़कियां उसे टीज करते हुए कहती हैं कि अपने भाई को तो तुमने सिखा दिया, अब तुम भी तो जाओ, हमें भी तो पता चले कि कहाँ तक दौड़ सकती हो। ज़ूकी भी लाइक अगर मैं गई ना तो आप लोग हैरान परेशान रह जाएंगे, पर वो लोग नहीं मानते, जबरदस्ती उसे भेज देते हैं। ज़ूकी जाती है और 10 सेकंड में 7 स्टील की टेक्निक को मास्टर करते हुए वापस आ जाती है। वो लोग तो सच में ये देखकर हैरान रह गए थे कि ये लड़की आखिर क्या चीज है। वहीं उसका तो अलग ही मूड खराब हो रहा था कि मैंने कहा था ना कि मुझे नहीं जाना, लेकिन फिर भी ऐसी बकवास टेक्निक सीखने के लिए भेज दिया। हालांकि उन दोनों लड़कियों को हमारी ज़ूकी से जलन होने लग जाती है, लेकिन ज़ूकी भी कम नहीं थी, उन्हें छेड़ते हुए कहती है कि वैसे आप फिक्र मत कीजिए, ये टेक्निक मेरे लिए बकवास है लेकिन आप दोनों के लिए काफी अच्छी है, आप लोगों ने अच्छा काम किया। अब उन दोनों को तो लग रहा था कि कोई उन्हें थप्पड़ मार रहा है। वो कहती है कि मेरा बड़ा जोर से किसी को मुक्का मारने का मन कर रहा है। हमेशा शांत रहने वाली मिंगवे भी लाइक मेरा भी। ज़ूकी तो डर के मारे ये भाई के पीछे छुप जाती है और वो उन दोनों लड़कियों को शांत कराते हुए और आगे बढ़ने लग जाता है, जहाँ जंगल के अंदर पहुँचने पर काफी सारे बीस्ट उन पर हमला कर रहे थे और मिंगवे उन्हें एक एक पंच मारकर ढेर कर देती जा रही थी। एक बीस्ट को हमारा हीरो संभालता है, वो तो कहता है कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुम तो बड़ी देर से नहीं संभाल रही हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम इन्हें फिजूल में मार रहे हैं। पर मिंगवे भी लाइक ये लोग काफी सालों से आइसोलेटेड है और इसी वजह से इन लोगों ने खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो ये लोग इंसानों के साथ दोस्ती नहीं निभाएंगे बल्कि उन्हें खा जाएंगे। ये यान ये भाई को छेड़ते हुए कहती है कि पर अगर तुम्हें हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम फिर से इनसे दोस्ती करने का ट्राई कर सकते हो। पर हमारा ये भाई भी लाइक नहीं, मैंने एक बार ट्राई कर लिया, ये लोग दोस्ती नहीं समझते, तो मैं दोबारा रिस्क नहीं लूंगा, आप लोगों को जो ठीक लगे वो करो। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते, उससे पहले ही ज़ूकी उन्हें टोकते हुए कहती है कि कहीं हम लोग गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। ये भाई के पूछने पर कि तुमने ऐसा क्यों कहा, वो बताती है कि स्वॉर्ड इंटेंट दूसरी तरफ से आ रही है और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। पर मिंगवे को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये भाई भी ज़ूकी का ही साथ देता है। ये देखकर ये यान मिंगवे को छेड़ते हुए कहती है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ से हार जाओगी हर बार। अब ना चाहते हुए भी उन लोगों को हमारे हीरो को फॉलो करना पड़ता है, जो लोग उसे दूसरी डायरेक्शन में ले आए थे। ज़ूकी का गैस बिल्कुल सही था। देखते ही देखते वहाँ पर काफी सारे पपेट सोल्जर्स आ जाते हैं, जिनसे ये भाई लड़ने का सोच ही रहा था कि ये यान अपनी ताकत शो करने के लिए फटाक से मैदान में कूद जाती है और एक ही थंडर स्वॉर्ड स्लैश से उन लोगों को निपटा देती है। और फिर वो मिंगवे से कह रही थी कि सिस्टर क्यों ना हम अपनी गर्ल्स पावर दिखाएं, और फिर दोनों ने एक एक करके वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स को निपटा दिया था। ये भाई तो ताली बजाकर उन दोनों की तारीफ करने लगता है कि दोनों कमाल की स्वॉर्ड आर्टिस्ट हो। पर यहाँ ज़ूकी हमारी मिंगवे को छेड़ने के लिए हमारे हीरो से पूछती है कि ब्रो आपको इन दोनों में से कौन सी लड़की का फिगर ज्यादा अच्छा लगा फाइट करते हुए। वो भी समझ जाता है कि ज़ूकी क्या करने की कोशिश
करी है। तो कहता है कि ये यान वो काफी ज्यादा औसम लग रही थी। उनका ये पैतरा काम कर जाता है। बेचारी मिंगवे का दिल करा था कि इसी स्वॉर्ड से वो हमारे हीरो का सर ही फाड़ दे। दूर से उन लोगों पर जाओ चैन, यिंग योंग और उनकी पार्टनर उन पर नजर रख रहे थे। वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वो मास्कल बताती है कि मैंने यहाँ पर एक हाइकिंग लेवल के पपेट को नोटिस किया है। मैं चाहती हूँ कि हम क्यों ना उसे डिस्ट्रैक्ट करते हुए इन लोगों की तरफ भेज दें। जब वो अचानक से की बाई पर हमला करेगा तो वो उसके साथ बिजी हो जाएगा और पीछे से हम उसे निपटा देंगे। वैसे भी किंग लेवल पपेट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि उसके साथ फाइट करने में उसकी खुद की हालत बहुत खराब हो चुकी होगी। पर वो समझ जाते कि अगर वो एक किंग लेवल पपेट को भेजेंगे तो फिर बाकी सभी लोग साथ में मिलकर उसे आराम से हरा देंगे। तो उन्हें 2-3 भेजना होगा। उनके इसी प्लान के साथ आगे बढ़ने के साथ हमें दूसरी तरफ ये भाई और उसकी टीम को दिखाते हैं। सारे पपेट्स को हराने के बाद वो जैसे ही टेंपल के अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ पर एक स्वॉर्ड मिलती है। वो लोग उस स्वॉर्ड के बारे में डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वो किंग लेवल पपेट उन पर हमला कर देता है, जिसे हमारा ये भाई रोकने लग गया था। डरने की बजाय वो तो एक्साइटेड हो जाता है कि चलो इतने पावरफुल एनिमी से फाइट करने को मिलेगा। वो तो ये सोच रहा था कि अगर किंग लेवल का पपेट यहाँ पर है तो इसका मतलब ट्रेजर्स और इनहेरिटेंस भी यही होंगे। उस पपेट के साथ फाइट करते हुए तो हमारा ये भाई उन्हीं टेक्निक्स का यूज करा था जो उसने हाल ही में सीखे। ये देखकर तो वो लड़कियां और ज्यादा खुश हो जाती हैं कि पता नहीं ये लड़का क्या चीज है, अभी की अभी सीखी हुई टेक्निक को इतनी जल्दी मास्टर कर लिया। अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो हमें तो बड़े आराम से पीछे छोड़ देगा। ऐसा लगता है कि हम इसके साथ साथ प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अब उन दोनों लड़कियों को अपनी पावर को लेकर परेशान होता देखकर ज़ुकी उन्हें कहती है कि आपको पता है आपके और मेरे बड़े भाई के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। अगर आप वो डिफरेंस क्लियर कर लो तो आप भी उनकी तरह प्रोग्रेस कर पाओगी। और फिर उनके पूछने पर कि क्या, वो आराम से उनको उनकी गलती बता देती है जो कि उसके ग्रैंडपा ने उसे कभी सिखाया था। वो दोनों लड़कियां भी देखकर हैरान थी कि इसे कितनी नॉलेज है। हालांकि वो लोग ज़ुकी की बातें अच्छे से समझ गए थे और इस पर काम करने का डिसाइड करते हैं। हमारे हीरो ने जैसे ही उस किंग लेवल पपेट को हराया था तभी एक फीमेल गोरिल्ला कर उस पर हमला करना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि मेरी टेरिटरी में तेरी घुसने की हिम्मत कैसे हुई। तीनों लड़कियां ये देखकर हैरान परेशान हो जाती हैं। उस गोरिल्ला के अचानक हमले को रोकते हुए हमारा ये भाई बाकी लड़कियों को प्रोटेक्ट करने लगता है, लेकिन वो उनसे कह रहा था कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, इसे मैं संभाल लूंगा। और वो यहाँ से हिलती नहीं। ये कांड और किसी का नहीं बल्कि ब्लड चेरी वाली उस मास्कल का है। अचानक से जाओ चैन को याद आता है कि अरे उसकी पति तो वहाँ पर मौजूद है, अगर उस बीस ने उन पर हमला कर दिया तो। पर हमारा यिंग योंग बताता है कि जैसे ही वो नमूना मारा जाएगा वैसे ही हम जाकर लड़कियों को बचाकर उनके सामने हीरो बन जाएंगे। प्लान काफी अच्छा था लेकिन ये ये भाई के खिलाफ था, इसलिए सक्सेसफुल नहीं होने वाला। दूसरी तरफ ये भाई को दिखाते हैं। वो आराम से उस गोरिल्ला बीस्ट को कंट्रोल करते हुए कहता है कि ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई जो तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई। उस गोरिल्ला के साथ बात करते हुए ये भाई को पता लगता है कि किसी ने उसके बेटे को मार दिया और उसकी जिम्मेदारी वो ये भाई के सर डाल रही है। उसे लग रहा है कि ये काम ये भाई का है क्योंकि यहाँ पर इकलौता फाइट करने वाला बंदा उसे वही नजर आ रहा है। तो वो कहती है कि मेरे बेटे को मारने की वजह से अब मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। ये भाई कोशिश करता है कि वो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करे, लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, बल्कि जानलेवा हमला किए जा रही थी, जिसे रोकने के लिए हमारा हीरो भी एक ब्लॉकिंग स्लैश रिलीज कर देता है। उतनी देर में वहाँ पर एक और किंग लेवल का पपेट हाजिर हो चुका था और इसे और किसी ने नहीं साओ चैन ने भेजा था। अब इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों को देखने के बाद ये यान और मिंगवे डिसाइड करती है कि उन्हें जाकर की बाई की हेल्प करनी चाहिए। पर ज़ुकी उन्हें रोकते हुए कहती है कि बिग ब्रो काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर वो ऐसी डेडली सिचुएशन में नहीं पहुंचेंगे तो फिर अपनी कॉम्बैट पावर को और ज्यादा एनहेंस कैसे करेंगे। तो बेहतर होगा कि आप दोनों लड़कियां यहाँ शांति से खड़ी रहो और बिग ब्रो को उनके लिमिट क्रॉस करने दो। ज़ुकी की बात में पॉइंट था, तो वो दोनों लड़कियां भी वहाँ पर खड़े खड़े हमारे हीरो पर यकीन करने लगती हैं कि बस ये किसी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ ये दोनों नमूने तो जश्न मनाने लगे थे कि आज तो ये लड़का गया काम से। लेकिन फिर अचानक से उन्हें याद आता है कि हमारे हीरो ने दो पावर इनहेरिट कर लिए, तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। अगर उसने इन दोनों को हरा दिया तो लड़कियां तो और ज्यादा उसे पसंद करने लग जाएंगी ना। तो इसी बीच चेरी यानी कि वो मास्कल कहती है कि मैं जाकर पीछे से उसे और ज्यादा फ्यूल देने की कोशिश करती हूँ। इधर हमारा हीरो उन दोनों पर ही जानलेवा हमला नहीं कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर ले, क्योंकि वो ऐसे किसी इनोसेंट को नहीं मारना चाहता। पर तभी अचानक से वो चेरी यानी कि वो मास्कल अपना भेस बदलते हुए उस पर अपना जानलेवा अटैक करती है, यानी कि ब्लड वुल्फ स्पिरिट स्टोन से अटैक करती है। अब इन तीनों हमलों को एक साथ डॉच करने के चक्कर में हमारा हीरो भी एग्रेसिव हो जाता है और अब वो एक ही स्लैश में उन तीनों को निपटा देता है। पर वो मास्कल अभी भी पीछे नहीं हटती, बल्कि हमारे हीरो के डिस्ट्रैक्ट होते ही वो उस पर एक स्नीक अटैक करके उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। अपना काम निपटाने के बाद वो वहाँ से 9-11 हो चुकी थी और यहाँ पर ये तीनों लड़कियां हमारे हीरो को संभालने लग जाती हैं। वैसे इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बावजूद भी हमारा ये भाई बस कुछ ही घंटों में खुद को पूरी तरह से हील कर लेता है। होश में आने के बाद तो वो उन परेशान लड़कियों से कह रहा था कि डोंट वरी, मेरी फिक्र मत करो, मेरी हीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। उसके मास्टर ने उसे
उसे बहुत कुछ सिखाया था। इधर उसके होश में आने के बाद ज़ुकी उन दोनों लड़कियों को टीज करते हुए कहती है कि बताए जब आप अनकॉन्शियस थे तो ये दोनों लड़कियां तो फिक्र के मारे मरी जा रही थी। थोड़ी हंसी मजाक करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग जिस प्लान को फॉलो करे थे उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन तभी मिंगवे परेशान होते हुए कहती है कि लेकिन जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की उसका क्या, अगर उसने फिर से हमला किया तो। ये भाई बताता है कि जिसने उस पर अटैक किया था यानी कि वो मास्क गर्ल जिसका नाम ये है उसे वो पहले ही पहचान गया था। अब तो वो दोनों लड़कियां भी समझ जाती है कि ये काम किसका होगा। अभी के लिए वो उस पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि उनका ऑरा काफी दूर से सेंस हो रहा है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि इनहेरिटेंस हासिल करते हैं, बाद में उन दोनों से निपटेंगे। इधर रून्स पैलेस के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें वहां पर काफी सारे जाने पहचाने चेहरे नजर आते हैं जो कि एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे 100 साल से मौजूद इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए। तभी वहाँ मिंगवे हमारे हीरो को ऑर्डर देती है कि जाओ जाकर तुम भी कॉम्पिटिट करो। अभी इतनी जल्दी वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था, जिससे मिंगवे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ये यान छेड़ती है कि तुमने उसे नाराज कर दिया, पर ये भाई समझाता है कि अभी लोग काफी ज्यादा डेस्परेट है, इसी वजह से सही गलत का फैसला नहीं करेंगे और कुछ भी करने की कोशिश करेंगे। उसे तो सच में वो टेक्निक चाहिए और वो दिमाग से काम लेगा। पर ये यान उसे समझाती है कि मिंगवे का केस अलग है, एक रॉयल फैमिली से होने की वजह से वो जिद्दी है और काफी सारे रूल से घिरी हुई है, लेकिन मैं आजाद हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे कंसीडर कर सकते हो। वो ये कह रही थी कि तुम इनडायरेक्टली मुझे चूज कर सकते हो। उसका ये सवाल खुद में ही काफी हैरानी भरा था, तो हमारा हीरो भी हैरान रह जाता है। अब उसका ये रिएक्शन देखने के बाद ये यान हंसते हुए कह रही थी कि मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे तुम्हें उसे नाराज नहीं करना चाहिए बल्कि इसमें जाकर पार्टिसिपेट कर लो, वो खुश हो जाएगी। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो ज़ुकी को मनाते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो नहीं चाहता था कि इतनी डेंजर सिचुएशन में अभी ज़ुकी पार्टिसिपेट करे। वो तो कहती है कि ठीक है, मैं जाकर बुक्स चेक करती हूँ कि वहाँ पर क्या मौजूद है। इधर हमें पता लगता है कि वो लोग जिस रून्स के पीछे पड़े हैं वहाँ पर एक स्वॉर्ड मौजूद है जो कि स्वॉर्ड गॉड की है और उसी के आसपास बैरियर लगा है और वो स्वॉर्ड भी रेजिस्ट कर रही है। इसी वजह से सभी लोग उस बैरियर को तोड़ने के लिए अलग अलग गैप ढूंढ रहे हैं। जैसे ही ज़ुकी वहाँ पर मौजूद किताबों के पास पहुँचती है तभी अचानक से वो स्वॉर्ड उसके माथे के अंदर अपनी एक एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। वो तो स्वॉर्ड को धमकी दे रही थी कि खबरदार अगर मुझे स्ट्राइक करने की कोशिश की तो, लेकिन इस स्ट्राइक हिट की वजह से उसे अचानक से रोलिंग वेव स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में पता लग गया था। इसके साथ साथ उसे फ्लेम हेवन स्वॉर्ड आर्ट और 7 लाइट शैडो स्वॉर्ड आर्ट के बारे में भी पता चल गया था। तो वो वहाँ पर मौजूद बुक्स में उन्हें छांटने लग जाती है। ये देखकर ली क्वांग, जो कि इतनी देर से उसे जान से मारना चाहता था, उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इसे तो मैं अभी बताता हूँ। इससे पहले कि वो उस पर अटैक करता, स्वॉर्ड गॉड की स्वॉर्ड अचानक से एक्टिवेट हो जाती है और उस पर हमला करते हुए उसे पीछे पुश कर देती है। ये देखकर उसका गार्ड उसे समझाता है कि फिलहाल के लिए जरूरी उस स्वॉर्ड को हासिल करना है, ना कि इस छोटी लड़की के पीछे पड़ना। अगर उसने ऐसा किया तो वो ये मौका हाथ से गवा देगा। पर अब तक ट्राई करते करते वो थक चुका था, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम ट्राई करके मुझे पकड़ा देना, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, ये कर्स प्लेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके वहाँ से जाते ही हमें ज़ुकी को दिखाते हैं, उसने काफी बड़ा सा ट्रेजर बॉक्स हासिल कर लिया था। अब ये उसका होता उससे पहले ही वो मास्क गर्ल उसे डराने लगती है कि ये सारी चीजें हमारी हैं, तो खबरदार अगर इन्हें हाथ लगाया तो। जैसे कि वो बड़ा किसी से डरने वाली थी, इग्नोर कर देती है उसकी बात को और पूरा डब्बा उठाकर वहाँ से दूर रख देती है। इधर दूसरी तरफ हमारी मिंगवे नोटिस करती है कि यिंग योंग काफी पास पहुँच चुका है, अगर उसने ये स्वॉर्ड हासिल कर ली तो उसे अरेंज मैरिज करना पड़ेगा, तो उसे जल्दी जाकर इस स्वॉर्ड को हासिल करना होगा। लेकिन वो जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है वो स्वॉर्ड रेजिस्ट करते हुए उसे पीछे धकेल देता है। तो ये यान को आकर उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है। उसे तो खुद को लेकर काफी सेल्फ डाउट होने लग गया था कि ये यान भी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। तभी हमारी नजर ये बाई पर पड़ती है, उसे भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी उस स्वॉर्ड के पास जाने में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज़ुकी को दिखाते हैं जो पलक झपकते ही उस स्वॉर्ड के पास पहुंचकर उसे हासिल कर लेती है, जैसे कि वो स्वॉर्ड खुद चाहता हो कि ज़ुकी उसकी मास्टर बन जाए। ये देखकर कि ज़ुकी ने बड़े आराम से स्वॉर्ड को हासिल कर लिया, वो सभी लोग हैरान थे कि ये हेवनली स्वॉर्ड क्या चाहती थी। पर अब तक ज़ुकी के टीममेट्स को पता लग चुका था कि बाकी सारे लोग उसे ये स्वॉर्ड हासिल करने के लिए उससे फाइट करेंगे, तो वो सारे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। मिंगवे ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो कोई भी ज़ुकी के पास आएगा वो सीधा रॉयल फैमिली से दुश्मनी मोल लेगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। हर कोई अलग अलग तरह से उसे मैनिपुलेट करने का ट्राई करने लगता है। मिंगवे इन सब से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। ये पाई भी ये चीज नोटिस करता है, तो वो सभी से कहता है कि आप लोग रूल्स कैसे तोड़ सकते हैं। हेवनली स्वॉर्ड ने खुद ज़ुकी को चूज किया है, तो ऐसे में बेहतर होगा कि सभी लोग गिव अप कर दें। लेकिन कोई भी गिव अप करने को तैयार नहीं होता, बल्कि वो लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि क्यों ना पहले इन लोगों को साथ में मिलकर हराते हैं, उसके बाद उस स्वॉर्ड के लिए एक दूसरे के साथ फाइट करके देख लेंगे कि आखिर वो स्वॉर्ड किसे मिलना चाहिए। एक छोटी बच्ची को तो बिल्कुल भी नहीं जिसे उस स्वॉर्ड की कीमत ही ना पता हो। ये कहकर सभी ने गैंग अप कर लिया था और वो एक साथ दौड़कर उन पर हमला करने जाते हैं।